हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लौकिक साहित्य की जो बची हुई रचनाएं हैं उनके बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संदेश रासक, प्राकृत प्रंगलम, कुवलय माला गाथा, राउरवेल और भी वर्ण रत्नाकर और भी जो लौकिक साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे संदेश रासक को। तो आइए देखते हैं। संदेश रासक के रचनाकार की बात करेंगे तो इसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान, जिन्हें अधमाण के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम रचना काल की बात करेंगे तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने संदेश रासक का जो रचना काल है वो माना है 11वीं शताब्दी। और यदि मुनिजिन विजय की बात करेंगे तो उन्होंने इसका रचना काल माना है 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, जो कि क्या है सर्वमान्य मत है। इसमें अगला बात है कि काव्य रूप की बात करेंगे तो इसका काव्य रूप जो है ये खंड काव्य है, ठीक। और जो सर्ग है इसमें इसमें 3 सर्ग है और सर्ग को प्रक्रम कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो संदेश रासक के सर्ग को क्या कहा गया है तो प्रक्रम कहा गया है। यदि इसमें छंद की बात करेंगे तो इसमें कुल 223 छंद हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें है इसका कथानक की बात करेंगे तो जो इसका कथानक है वो विक्रमपुर की वियोगिनी का इसमें क्या है वर्ण है, यानी यही इसका क्या है कथानक है। अब प्रधान रस की बात करेंगे तो इसका जो प्रधान रस है वो है वियोग श्रृंगार। आप जानते हैं जो श्रृंगार रस है उसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो ये वियोग श्रृंगार प्रधान रस है, इसमें पाया जाता है। विशेष तथ्य की बात करेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी में श्रृंगारिक काव्यों का आरंभ संदेश रासक से मानते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यदि ये पूछेगा कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने हिंदी में श्रृंगारिक काव्यों का आरंभ किस रचना से माना है तो संदेश रत्न रासक से मानते हैं। अब हम आलोचकों के कथन देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट कथन है कि संदेश रासक बहुत महत्वपूर्ण विरह काव्य है जो एक और ढोला मारूरा दुहा की मारवाड़ी की याद दिलाता है तो दूसरी ओर पद्मावत की नागमती की। यानी जो ये रचना है संदेश रासक इसकी तुलना जो अन्य रचनाएं हैं उनसे की गई है। तो ऐसी तुलनात्मक व्याख्या जो करते हैं वो करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आप इसे याद रखेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसमें एक अगला जो पॉइंट है कि इस संदेश में ऐसी करुण वेदना है जो पाठक को बरबस आकृष्ट करती है। उपमाएं अधिकांश में यद्यपि परंपरागत और रूढ़ हैं तथापि बाह्य वृत्त की वैसी व्यंजना ये व्यंजना है उसमें नहीं है जैसी आंतरिक अनुभूति की। तो ये कथन जो है संदेश रासक के बारे में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। तो ये 2 कथन जो संदेश रासक के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का था काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिसे हमने देखा है। अब आगे हम लोग चलते हैं। जो अगली रचना है ढोला मारूरा दुल्हा, ये जो रचना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में कई बार ये पूछी गई है। तो देखिए यदि इसके मूल रचनाकार की बात करेंगे तो कल्लोल है, यानी कल्लोल इसके क्या है रचनाकार है। रचनाकाल इसका है 1473 ईस्वी। संकलनकर्ता की बात करेंगे तो कुशल लाभ है। यदि संकलन काल की बात करेंगे तो संकलन काल इसका है 1561 ईस्वी। अब देखिए संपादक कौन कौन थे तो राम सिंह, सूर्यकर्ण पारीक, नरोत्तम स्वामी। और इसका काव्य रूप जो है वो है मुक्तक काव्य, ठीक है। और प्रधान रस की बात करेंगे तो इसका भी प्रधान रस क्या है वियोग श्रृंगार है, जो कि संदेश रासक का भी क्या है वियोग श्रृंगार है। कुल छंद की बात करेंगे तो 788 इसमें कुल छंद हैं। अब देखिए इसकी भाषा क्या है राजस्थानी है। नायक इसमें कौन है ढोला, जिसको साल कुमार के नाम से भी जाना जाता है। नायिका की बात करेंगे तो नायिका मारवड़ी है जिसे मारू भी कहा गया है। शैली इसकी क्या है डिंगल है। डिंगल में आप जानते हैं कि युद्ध का भी वर्णन होता है। और राजस्थानी भाषा ये जो मिश्रित भाषा होती है राजस्थानी अपभ्रंश और ये डिंगल वो जो होती है डिंगल भाषा। पिंगल में जो ब्रज भाषा है और राजस्थानी अपभ्रंश इसका मिश्रण होता है। विशेष तथ्य इसमें देखेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र हिंदी में श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ इसी रचना से मानते हैं। देखिए उधर जो संदेश रासक है उससे मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि डॉक्टर नगेंद्र की बात करेगा तो डॉक्टर नगेंद्र ने किसको माना है ढोला मारूरा दुहा को माना है हिंदी में श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जितने भी पॉइंट हमने बताए ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब प्रश्न में आते हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे। अगली रचना है राउलवेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है राउलवेल, ये भी परीक्षाओं में कई बार आई है। तो इसके रचनाकार हैं रोड़ा कवि, यानी जो राउलवेल के रचनाकार हैं रोड़ा कवि। रचनाकाल इसका है 10वीं सदी। विशेष तथ्य इसके में देखेंगे कि सबसे पहला विशेष तथ्य यह एक चंपू रचना है। चंपू रचना कौन होती है? जो गद्य पद्य में मिश्रित भाषा में लिखी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार इससे संबंधित प्रश्न बना है कि राउलवेल कैसी रचना है। तो ये क्या है? चंपू है। और दूसरी एक चीज़ और इसका है कि ये शिलालेख कृति है, यानी ये जो शिलांकृत कृति है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। दूसरा है कि यह हिंदी में चंपू परंपरा की प्रथम रचना। आप ये भी याद रखेंगे कि यदि पूछेगा कि चंपू परंपरा की प्रथम रचना हिंदी में कौन है, तो कौन है? राउलवेल। तीसरा पॉइंट इसमें है कि यह एक शिलालेख कृति है। चौथा पॉइंट इसमें है कि यह रचना वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में संरक्षित है, यानी ये कहाँ रखी गई है, तो इसका भी इसमें उल्लेख है। आगे देखेंगे इसके बारे में, इसका वर्ण विषय क्या है। तो इसमें कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक सौंदर्य मिलता है। ये पॉइंट कई बार पूछा गया कि किस रचना में 7 नायिका का नक्शिक वर्णन मिलता है, तो कौन सी रचना है? अभी आपको जो हम बताएं वो रचना है। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे कि जो इसमें देखिए नक्शिक क्या होता है, यानी नखून से लेके, यानी पैर के नखून से लेके शिखा यानी चोटी तक का वर्णन होता है, ये नक्शिक होता है। आगे इसमें है कि यह नक्शिक वर्णन परंपरा की प्रथम रचना है, ये भी आप याद रखेंगे। आलोचकों के कथन देखेंगे इसके बारे में। जो इम्पोर्टेंट कथन हम वही लिए हैं, 2-3 कथन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लेना पड़ा। कि राउलवेल हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है, ऐसा मानना है रामचंद्र तिवारी का। दूसरा इसमें पॉइंट है कि राउलवेल की भाषा मूलतः मध्य देशी अपभ्रंश है, किंतु इसमें पछाही और पूर्वी अपभ्रंशों का भी संश्लेष है, तो ऐसा मानना है विश्वनाथ मिश्र का। तो ये 2 कथन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे जो रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण, ये इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे इसके रचनाकार है दामोदर शर्मा। रचनाकाल की बात करेंगे तो इसका रचनाकाल है 1145 ईस्वी और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इस रचना से तत्कालीन बनारस के आसपास की भाषा एवं संस्कृति का भी पता चलता है। दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को अपभ्रंश बताया है, यानी ये प्रश्न बन सकता है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को किसने अपभ्रंश बताया है, तो दामोदर शर्मा ने बताया है। अब हम लोग आगे देखेंगे अगली जो रचना है वर्ण रत्नाकर, और ये इस वीडियो की अंतिम रचना है। देखिए इसके रचनाकार हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर। रचनाकाल इसका है 14वीं शताब्दी। विशेष तथ्य में देखेंगे यह एक शब्दकोशीय रचना है। ठीक है, इसकी भाषा मैथिली है। इसे मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस रचना को मैथिली का विश्वकोश कहा गया है, तो वर्ण रत्नाकर को। इसमें 8 अध्याय हैं जिन्हें कल्लोल कहा गया है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और इसमें तत्कालीन हिंदू दरबारों का वर्णन मिलता है। तो ये रही लौकिक साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं जो बची थी, इंपॉर्टेंट थी, हमने उसे करा दिया है। अगली वीडियो में अब हम लोग देखेंगे अपभ्रंश साहित्य को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।